In this video, we will discuss about the most expected question that can be asked in IIT जोधपुर. So basically, IIT जोधपुर में जो अभी नॉन फैकल्टी की एग्जाम होने वाली है, उसमें सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट IIT जोधपुर का जो स्टेच्यूज है उसके बारे में, देन CCP रूल्स एंड SR एंड FR रूल्स. दीज सम टॉपिक्स आर कॉमन और ये बहुत रेयर टॉपिक्स है जो हम कहीं पे पढ़ते हैं. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चंस, देन आफ्टर वी विल गो टॉपिक वन बाय वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, first statues of IIT Jodhpur were published in Gazettes of India in the years. So what does mean by the statues? Statues and what does mean by the Gazetted of India? देखिए, जब भी कोई रूल्स रेगुलेशंस फ्रेमवर्क होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के और उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स क्या होगा, जब वो उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट के गैजेट्स होते हैं, उसमें पब्लिश हो जाता है. तो ये फर्स्ट टाइम फॉर स्पेशली IIT जोधपुर के लिए 2017 में पब्लिश हुआ था. मतलब 2017 के बाद में इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फ्रेमवर्क होगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में. सो द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द फर्स्ट स्टेच्यूज ऑफ IIT जोधपुर. अब एज आई हैव डिस्कस ऑलरेडी कि जो फ्रेमवर्क हमने अपलोड किया जिससे स्टेच्यूज बोलते हैं, जो कि 2017 में अपलोड हुआ था, इसमें 4 शेड्यूल्स थे. 1 2 3 4 शेड्यूल्स में. अब शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स लाइक जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स होंगे, इस इंस्टीट्यूट के फंक्शनिंग से कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कौन फैकल्टीज होगी, कैसे नॉन फैकल्टीज विल बी रिक्रूटमेंट, ये सारी चीजें 4 शेड्यूल्स में लिखी गई है. सो द आंसर विल बी 4 शेड्यूल्स. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट leave provisions are contained in the schedules of first statues of IIT जोधपुर. So इसका करेक्ट आंसर होगा ए. अब एज आई डिस्कस ऑलरेडी कि अलग अलग शेड्यूल्स है, A B C D. बेसिकली 4 शेड्यूल्स मेन है, उनके सब पार्ट्स है. तो इन सब पार्ट्स में जैसे एक पर्टिकुलर शेड्यूल्स में लिखा हुआ है लीव के बारे में, लीव की इंफॉर्मेशन गिवन है. इसके पार्ट ई में लीव प्रोविजन को पूरी तरीके से लिखा गया है, जो कि फर्स्ट स्टेच्यूज में लिखा हुआ है. किसकी? IIT जोधपुर की. तो हम बात करें इस प्रोविजन ई में क्या क्या आउटलाइंस है. सो इसमें लीव से इंटाइटमेंट, टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ अगर लीव्स पूछा जाए किस में लिखा हुआ है तो वो पार्ट ई में ही लिखा हुआ है. एंड प्रोसीजर फॉर एम्प्लॉइज कि उनकी एनुअल लीव क्या होगी, व्हाट विल बी द मेडिकल लीव एंड एज वेल एज अदर स्पेसिफिक लीव कैटेगरीज. अब बात कर लेते हैं कि पार्ट A B C D एंड E में क्या क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट, वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट शेड्यूल A. जनरली इट्स इंक्लूड द डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म यूज्ड इन स्टेच्यूज. जो स्टेच्यूज बनाया गया है ना, इसमें ये जो फ्रेमवर्क है इसमें क्या क्या वर्ड, लाइक मान लीजिए ऑथोरिटीज, एक वर्ड है ऑथोरिटी. तो इस स्टेच्यू में बताया गया कि ऑथोरिटी, हु विल बी दिस पर्टिकुलर ऑथोरिटी इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. और हमारे पास जो स्टेच्यू है, तो पार्ट ए में हमेशा याद रखना आपको डेफिनेशंस. अगर आप पढ़ोगे ना, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पार्ट ए में क्या है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शेड्यूल बी. इट्स टिपिकली कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स, कि इसमें क्या क्या एकेडमिक प्रोग्राम्स होंगे, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक के क्या क्या होंगे, PhD में क्या क्या होगी, लाइक दिस. एंड इफ वी विल डिस्कस अबाउट द C, सो दिस ऑफन डिटेल्स द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन. मान लीजिए जैसे HOD की क्या पावर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की, फैकल्टीज की क्या पावर है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट की क्या पावर्स है, दैट ऑल आर मेंशन इन C. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है C, क्योंकि आप नॉन फैकल्टी में जा रहे हैं तो दे कैन आस्क कि इन विच स्टेच्यूज और शेड्यूल्स इट हैज बीन मेंशन अबाउट द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस. सो यू हैव टू click on C. And the schedule D, if we will talk about schedule D, तो schedule D में क्या है, it usually covers financial provisions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली जब आप
आईआईटी जोधपुर की स्टेच्यू पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्टली शॉर्ट में बता देता हूँ। पार्ट शेड्यूल ए में डेफिनेशंस के बारे में इंटरप्रिटेशन किया गया है। व्हाट विल बी द डेफिनेशन, व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म यूज्ड इन द स्टेच्यूज। सेकंड में व्हाट विल बी द हाउ मेनी एकेडमिक प्रोग्राम विल बी देयर एंड डिपार्टमेंट्स। एंड इन पार्ट सी it's talking about the power as well as provision include and duties of various administrative positions, and in D that is financial provisions। अब इसमें फाइनेंशियल प्रोविजन में दो चीजें आएंगी, फंड्स मैनेजमेंट भी आएगा एज वेल एज अकाउंट मैनेजमेंट भी आएगा। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पार्ट ई में, इन पार्ट ई अबाउट लीव प्रोविजन हैज मेंशन्ड, तो आपको ये याद रखना है, इसको अच्छे से रख लो, इससे 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर। सी द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड टू द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। हर एक, देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, जो मतलब हर एक इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर गवर्नेंस होती है, अंडर क्लोज 11E ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। देखिए, जब फर्स्ट टाइम आईआईटीज सिस्टम में आया था इंडिया में, तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 आया था, जो सारी आईआईटीज पर लागू होता है, चाहे वो आईआईटी बॉम्बे हो, आईआईटी मद्रास हो, व्हाटएवर, चाहे आईआईटी जोधपुर। इसके क्लॉज जो 11 है, इसमें ई ऐसे बोला गया है, द टर्म ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, इसमें जो ये मेंशन है, शेल बी डैश ईयर ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर इन विच ही नॉमिनेटेड। इसका आंसर जो होगा वो होगा 3 years। इसका मतलब क्या है, द टर्म ऑफ ऑफिसर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड टू द गवर्नेंस अंडर आर्टिकल 11 क्लॉज 11E ऑफ द इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, ये हमेशा फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, हमेशा याद रखना, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा, ये 3 साल के लिए। ठीक है, मतलब हर एक जो नॉमिनेटेड मेंबर हो, मान लीजिए कि आपका डेपुटेशन के बेसिस पे कुछ नॉमिनेटेड मेंबर हैज बीन हायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर और पोजीशंस, तो अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है, क्योंकि देखो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सम विल बी सिलेक्टेड, सम विल बी इलेक्टेड। देखो, कुछ लोग सिलेक्टेड होंगे जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम देके जाएंगे, कुछ लोग इलेक्टेड होंगे कि जितने भी नॉन फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसमें से कुछ स्पेशल लोगों में से, और कुछ नॉमिनेटेड होंगे। तो इन जो नॉमिनेटेड लोगों का जो टर्म होगा वो 3 साल होगा, और वो जो टर्म्स काउंट होगा वो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। मान लीजिए इन फर्स्ट डे 1 जनवरी 2024 में कोई जॉब लगा है, मीन्स नॉमिनेट हुआ है, तो उसका टर्म होगा 1 जनवरी 2027 तक, तो 3 years का होता है बेसिकली। नाउ वी विल गो एज पर क्लोज 27(2) ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट। ये आपको याद ही रखना है, ये डायरेक्ट आएगा कि आईटी एक्ट 1961, ऐसे पूछा जाएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था फर्स्ट टाइम, देन यू हैव टू मेंशन इट 1961। ठीक है, इसके क्लोज सेकंड में ये पूछा गया है, द मे मेक न्यू और एडिशनल स्टेच्यू और अमेंड और रिपेल द स्टेच्यूज। अब मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी आईआईटी जोधपुर का स्टेच्यू तैयार है, ठीक है, चार शेड्यूल्स है ये। अब इन शेड्यूल्स में क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज चेंज होगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, लाइक जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आ गई, तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन पहले तो नहीं थी ना, 2017 तक तो मतलब इतना प्रचलित नहीं था। अब ऑनलाइन एजुकेशन इसका पार्ट हो गया है, तो 2017 में आपको स्पेशल लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, और वो पहले से इस स्टेच्यूज में मेंशन नहीं है, तो आप ये डालना चाहते हो कि एडटेक कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकती है। मान लीजिए डिजिटल बोर्ड खरीदना है, तो आपको कौन से शेड्यूल में चेंज करना होगा, फाइनेंस वाले शेड्यूल में। एंड फाइनेंस वाले शेड्यूल कौन सा होता है, शेड्यूल डी में। तो क्योंकि डिजिटल बोर्ड खरीदने के लिए अलग से फाइनेंस चाहिए, अलग से फंड चाहिए, तो इसको आप ऐड करना चाहते हो, तो इसमें ये पूछा गया है, तो इसका जो भी रिपेल करने की पावर है वो किसके हाथ में होगी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के हाथ में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है जो सबसे हाईएस्ट अपीलेट बॉडी होगी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा। यही लोग इसमें अमेंड कर सकते हैं, मतलब इसमें संशोधित कर सकते हैं, कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई उसको रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी बेसिक आईआईटी में है और इसको रिमूव करना चाहते हैं,
इसकी जगह पे न्यू ब्रांच मान लीजिए AI ऐड करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एज ए बीटेक पार्ट, तो रिमूव भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं। वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस करेंगे किसके अकॉर्डिंग, क्लोज 27(2), किसमें, IT एक्ट 1961 में। नाउ वी विल डिस्कस एज पर क्लोज 29(1) of Institute of Technology Act 1961, the ordinance are made by। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है व्हाट डज मीन बाय द ऑर्डिनेंस। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला था कुछ चीजें होगी अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट होती है, मान लीजिए पार्लियामेंट, हमारा पार्लियामेंट है भारत का, और आपका ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है, इसमें कोई भी चेंज होंगे तो हमेशा क्या होंगे, वोटिंग पड़ती है, ठीक है, कि मान लीजिए 5 मेंबर्स फेवर में है, 4 मेंबर्स फेवर में नहीं है, तो वोटिंग हो जाएगी और अमेंडमेंट हो जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हाईएस्ट अपीलेट बॉडी है, ठीक है, तो जो हाईएस्ट अपीलेट बॉडी है, इफ वी विल टॉक अबाउट दैट, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए MP पार्लियामेंट में जाके आपस में वोटिंग के थ्रू कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी लॉज को फ्रेमवर्क में लाते हैं, लेकिन आपने ये सुना होगा कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है। प्रेसिडेंट मान लीजिए कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, सेशन में मतलब पार्लियामेंट में ना मोदी लोग बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं आया है MP में, लेकिन अपने को कोई नियम निकालना है, लाइक मान लीजिए कि एकदम से कोरोना आ गया है और कुछ बजट का प्रोविजन करना है या कुछ नियम लगाना है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है। उस टाइम पे किसी के वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से अगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट में ऑर्डिनेंस लाना है तो वो हमेशा सीनेट लाएंगे। कौन लाएगा, सीनेट। देखिए सीनेट वर्ड है ये अमेरिकन प्रेसिडेंटल जो प्रोसेस होती है वहां से लिया गया। सीनेट का मतलब एक तरह से इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लाइक जैसे हमारे इंडिया में सबसे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात करें, सबसे हमारे इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट अगर हम पोस्ट की बात करें तो वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जैसे ऑर्डिनेंस ले सकता है वैसे सीनेट ले सकता है। अब जैसे प्रेसिडेंट के नीचे क्या होता है, जैसे मोदी और मोदी की पूरी असेंबली होती है जिसे काउंसिल ऑफ हेड्स बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, वैसे ही बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के ऊपर कौन कौन होते हैं, सीनेट होता है। तो सीनेट डायरेक्ट क्या ला सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ as per clause 8 of the Institute of Technology Act 1961, all teaching at each of the institutes shall be conducted by or in the name of the institutes in accordance with the, कि जितने भी टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सो सी, मैंने आपको बोला कि सीनेट क्या लाता है हमेशा, ये रिमेंबर वन थिंग, सीनेट जो भी नियम लाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस बोलेंगे। क्या ये ऑर्डिनेंस लॉ बनाता है, यू विल से डेफिनेटली इट इज लाइक ए लॉ। और अगर मैं कहूं स्टेच्यूज, क्या ये लॉ है, आप कहोगे बिल्कुल ये भी लॉ है। तो इसमें जो भी टीचिंग्स हैं हर इंस्टीट्यूट में वो किसके अकॉर्डिंग होगी, लॉ के अकॉर्डिंग ही होगी, कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा, कौन सा टाइम फ्रेम होगा, कौन फैकल्टीज, जैसे एडिशनल प्रोफेसर क्या पढ़ाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या काम होगा, ये सारे काम लॉज के अकॉर्डिंग ही होता है। तो लॉज तो ऑर्डिनेंस और स्टेच्यू दोनों ही होते हैं। तो इसका पार्ट होगा ऑप्शन A एंड B, मीन्स ऑप्शन C, बोथ A एंड B विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी विल